वेलकम टू प्रोविंग्स सीएस। बच्चों, आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत है और खुशी के साथ ये आपको बताने जा रहे हैं कि अगस्त 2020 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हमारे पास है और हम आपके साथ उसके आंसर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अगस्त 2020 जो अभी अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास है और इसी पेपर्स का एनालिसिस हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आपके लिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, ये पेपर 3 है, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड इसमें हम पार्ट बी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्कशन आज करेंगे। पार्ट बी बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्कस आज करेंगे। ये सेम सब्जेक्ट ज्यादा डिटेल में आपको एग्जीक्यूटिव में अगले साल पढ़ना है। ऑफ कोर्स आपको अगले साल एग्जीक्यूटिव में ज्यादा डिटेल में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। एंड ये पेपर कौन सा है, फिर से एक बार, अगस्त 2020। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश है। लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग which option among four is the right and why that option is right. Simple. But इसके पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, सर बहुत आसान है, 4 ऑप्शन है, एक टिक करना है, खत्म। अगर इतना ही आसान होता तो सारे सही जवाब क्यों नहीं आते? समझिए, अगर इतना ही आसान होता तो सारे सही जवाब होने चाहिए थे, बट सर ऐसा तो होता नहीं है, सारे जवाब सही ऑलवेज नहीं होते। तो पहले तो ये समझा दूं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब सिंपल से चीजें में, सिंपल से एक्सप्लेनेशन में समझाऊं तो एकदम सिंपल, 3 टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ, देयर कैन बी enumerable, there can be what, yeah, n number of types of what, क्या multiple choice question, but then what, basically there are 3 types. First, ये ऐसे multiple choice questions होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, मतलब क्वेश्चन के नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से हम ऑप्शन रीड करते ही तुरंत समझ जाते हैं कि राइट वाला ऑप्शन कौन सा है और हम खुशी खुशी उस ऑप्शन को क्या टिक कर देते हैं। बट हाँ, ज्यादा खुश ना होइए, इंस्टीट्यूट इतने इजी वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी पूछते ही नहीं है। सर आप तो क्या तकलीफ दे रहे हो, बट देन समझो हम प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझो। दूसरे टाइप के एमसीक्यूज क्या होते हैं, जब हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तब हमें यह पता नहीं चलता कि सही कौन सा है, बट हम ये समझ जाते हैं कि सही कौन से नहीं है। मतलब जो सही नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस 3 ऑप्शन को जो सही नहीं है उसे क्या हम हटा देते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, सही है। यो अब तीसरे वाले एमसीक्यूज जो ज्यादा अहम है। ये तीसरे एमसीक्यूज का क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम क्वेश्चन के नीचे वाले ऑप्शन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 4 में से 2 ऑप्शन हम इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये आंसर तो कतई ही नहीं हो सकते। बट जो बाकी के 2 ऑप्शन है ना बच्चों, ये बाकी के 2 ऑप्शन इतने सिमिलर लगते हैं कि उसमें से चॉइस करना मुश्किल हो जाता है और इंस्टीट्यूट यही टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू चूज बेटर। दैट मीन्स सर आप वापस सवाल पूछोगे, सर जब दोनों सिमिलर होंगे तो कौन सा चूज करें? तो हम वो ऑल्टरनेटिव चूज करें जो ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा सही है इन रिलेशन टू द क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब फिर से एक बार, जो क्वेश्चन आपके सामने होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 2 तो हमने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आंसर नहीं है, बट बाकी के दोनों क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर लग रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा बेहतर है, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जो सबसे ज्यादा सही है, किसके कनेक्शन में, इन कनेक्शन टू द क्वेश्चन आस्क्ड, then we should be selecting that most appropriate answer, that most appropriate what answer, and that is the key to solve MCQs, to solve what MCQs। बस इतने बेसिक नॉलेज के साथ चलिए एक के बाद एक टोटल जो 11 क्वेश्चंस है आपके सामने क्या डिस्कस करते हैं, एंड व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू चूज व्हिच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपकी स्क्रीन के सामने देखिए पहला क्वेश्चन है,
pertaining to effect of entrepreneurship on the society's economy of the home country state which is false. सबसे इंपॉर्टेंट गेम प्लान ऑफ इंस्टीट्यूट अगर आप समझे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि सबसे ज्यादा ट्रू कौन सा है, व्हाट दे हैव सेड कि सबसे 4 ऑप्शन में से गलत ऑप्शन कौन सा है। तो ये गलत ऑप्शन मुझे ढूंढना है, अगर ये गलत ऑप्शन क्या मुझे ढूंढना है तो किस तरह से ढूंढ पाएंगे ना, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मतलब ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, सोसाइटी की इकोनॉमी को बूस्ट देने के बारे में ध्यान से नीचे लिखे में से कौन से नीचे दिए हुए 4 में से कौन सा ऑप्शन क्या गलत है। लेट अस रीड एवरीथिंग टुगेदर। Entrepreneurs do not pay income tax। हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है बट बाकी के ऑप्शन पढ़ना बाकी है, तो जल्दी जल्दी करके आप कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। बी ऑप्शन पढ़ते हैं। Entrepreneurs fill the gap in the market by creating new business। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, वो गैप फिलअप करते हैं। मतलब ये आंसर सही हुआ गलत हुआ, सर ये तो सही हुआ बट हम कौन सा ढूंढ रहे हैं, गलत ढूंढ रहे हैं। सी ऑप्शन देखिए, एंटरप्रेन्योर्स अर्न फॉरेन एक्सचेंजेस बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। ऑफ कोर्स जब बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा तो गुड्स देश के बाहर जाएंगे और देश को फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स मिलेंगे, तो फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो क्या ज्यादा स्ट्रांग होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट जॉब्स एंड फोस्टर सोशल एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स ज्यादा बिजनेस करेंगे लोग तो ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। तो बिना कुछ कहे आप अब तक ये समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा है, तो वो आंसर है क्या, ए। हम क्या ढूंढ रहे हैं, कौन सा गलत होगा, कौन सा गलत होगा। और देखिए, एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट पे टैक्स, नो दे विल हैव टू पे टैक्स ऑन द प्रॉफिट दे अर्न। दैट मीन्स एक सिंपल सा फंडा लीजिए, मतलब सिंपल, हाँ गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को बेसिक एग्जाम्पशंस दे सकती है, एज पर द इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसी बेसिक एग्जाम्पशन हो सकता है, बट दे डोंट पे टैक्स, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। They don't pay tax, that is what is the false what statement। तो answer is what, A for the first particular what multiple choice what question। चलिए सेकंड, इतनी जानकारी के बाद क्या सेकंड, what is the key reason that government supports entrepreneurs which is essential to accelerate innovation in India। मतलब सवाल ये कहता है कि अपने देश में इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को कैसे सपोर्ट करते हैं। एंड हमारे पास 4 ऑप्शन है, हाँ हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है। ये ऐसा लग रहा है कि हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, बट ध्यान रहे अभी हमें तो एक ही मार्क मिलने वाला है। हाँ, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग सीरियसली ना। आगे पहला वाला ऑप्शन आपके सामने देखिए, द गवर्नमेंट डिस्करेजेस इंपोर्ट्स बाय मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव देन डोमेस्टिक गुड्स। हाँ, ये लॉजिकल ऑप्शन है। हाँ, बट देन व्हाट, फिर से कोई जल्दी नहीं, क्यों, जल्दबाजी में बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ना भूल गए, या तो गलत पढ़ लिए तो आंसर गलत होगा। तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है, ये चीज हम अपनी दिमाग में रख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज टू एंजॉय मोनोपोली इन द इंडस्ट्रीज। अगर एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने की बात है तो गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट करे तो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। मतलब बी इज नॉट द ऑप्शन, बी इज व्हाट, नॉट द ऑप्शन। लेट्स गो टू द सी, द गवर्नमेंट क्रिएट सिस्टम ऑफ डिसइंसेंटिव्स फॉर होल्डर एंटरप्राइज। हाँ, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या डिसइंसेंटिव मतलब नुकसान करके हम नए वाले एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऐसी पार्शियल पॉलिसी कभी भी लॉन्च नहीं कर सकते। मतलब क्या आपके इमीडिएटली सी ऑप्शन भी क्या क्या स्क्रैप हो गया, डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, अब बचा क्या, डी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैपिटल सो दैट प्रॉमिसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोटोटाइप्स कैन स्केल अप। इसका मतलब ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए बिजनेसमैन को, जिनके पास क्या बहुत सारे क्या एनर्जेटिक आइडियाज होते हैं बिजनेस करने के लिए, उनको सपोर्ट करती है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनको क्या बाकी सारे क्या पॉलिसी डिसीजंस के बेनिफिट देती है। क्यों? क्योंकि भारत देश में इनोवेशन बढ़े, भारत देश में नए नए प्रोटोटाइप बढ़े। क्या हम पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं
और आगे भी मनवाते रहे। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिलेगा तो ही इनोवेशंस बढ़ेंगे, मानते हो? और जब इनोवेशंस बढ़ेंगे बच्चा लोग, तो ऑटोमेटिकली क्या, अपने देश का नाम बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योर्स की इनकम बढ़ेगी, सोसाइटी में लोगों को जॉब मिलेंगे एंड ओवरऑल सबका भला होगा, ओवरऑल सबका भला होगा। बट सर हमें तो ए ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो इफ यू फील ए इज करेक्ट एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट, नाउ वी नीड टू चूज एनी वन अमंग ऑल। दो तो चॉइस नहीं कर सकते ना आप लोग। हाँ, इंस्टीट्यूट ये परमिशन तो हमें देता ही नहीं है। तो ए या डी? लेट अस रीड ए अगेन। द गवर्नमेंट डिस्करेज इंपोर्ट्स बाय मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव देन डोमेस्टिक गुड्स। हाँ, ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया पॉलिसी होती है। अपने जो डोमेस्टिक गुड्स है, मतलब जो हम भारत देश में ही क्या 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 प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये गुड्स को सपोर्ट करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगता है। हाँ, इंपोर्टेड गुड पे टैक्स लगता है। बट ये जो चीज है, ये क्या इन जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है। एंटरप्रेन्योर्स को, नए बिजनेसमैन को इनोवेशन में सपोर्ट करने के लिए जो ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है, वो ए या डी में से आप लोग बताइए कौन सा है? एंड इमीडिएटली कहे तो वो ऑप्शन क्या है? डी। सो डी इज द राइट आंसर विथ रिगार्ड्स टू दिस एमसीक्यू। हाँ, ये जो डिटेल में समझाने की कोशिश हो रही है, उसका एक ही रीजन है। यहां हम आपसे क्या डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में आपको अपने साथ डिस्कस करके सही ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। बस ये प्रोसेस बदल जाएगी। आई एम डिस्कसिंग विद यू ऑल इन एग्जाम, यू विल बी डिस्कसिंग द सेम थिंग विद व्हाट यू, एंड यू विल बी चूजिंग द राइट ऑप्शन। जब प्रोसेस सही होगी ना बच्चों, तो प्रॉब्लम्स क्या नहीं होती, and we are improving the process by discussing the whole particular concept क्या in detail. And C, sorry, D is the answer in front of you. In front of what? You. Next question देखिए. Business environment keeps on changing at a very fast pace, whether due to change in consumer preference or entry of a new competitor. This feature of business environment is known as, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली बदलते रहता है, या आप मानते हो कि नहीं? भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों बदलता है? क्यों बदलता है सर? बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है क्यों? क्योंकि क्या एक ही आंसर है, इसका एक ही आंसर हो सकता है, एंड दैट आंसर इज व्हाट? दैट आंसर बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनामिक होता है। मींस कब कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर या फोर्स बदल जाए विदाउट गिविंग नोटिस, बिकॉज कोई एनवायरमेंट वाले एनवायरमेंटल क्या चेंजेस हमें नोटिस नहीं देते। मतलब बिजनेस एनवायरमेंट क्लासिफाइड इनटू व्हाट? टू पार्ट। ध्यान से सुने और समझे। वन मोर टाइम, बिजनेस एनवायरमेंट क्लासिफाइड इनटू व्हाट? टू पार्ट। वन इज इंटरनल, अदर इज व्हाट? एक्सटर्नल। इंटरनल जो है उसे हम फैक्टर्स कहते हैं, एंड एक्सटर्नल जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? फोर्सेस। फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, जबकि बल्कि फोर्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो जब ये फोर्सेस बदलते हैं, तो बिजनेस को उस फोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बिजनेस को उस फोर्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़े आप लोगों के साथ, तो क्या होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन व्हाट? चेंजिंग एट व्हाट? फास्ट पेस, वेदर ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और entry of a new competitor. This feature of business environment is known as what? और आपके पास चार ऑप्शन है। हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद सही ऑप्शन चूज भी कर लिया है। आप लोगों ने शायद सही ऑप्शन क्या चूज कर भी लिया है, बट फिर भी लेट अस फिनिश द फॉर्मेलिटी ऑफ डिस्कसिंग इन डिटेल। फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है जी, वेरी गुड। सेकेंड, इट इज इंटर रिलेटेड होता है। देन से सिंपल, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, कोई एक चीज के साथ कनेक्टेड नहीं होता। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड फोर्सेस व्हिच आर व्हाट? मिंगल्ड टुगेदर, इंटरकनेक्टेड होता है। थर्ड, डायनामिक नेचर होता है। डायनामिक मतलब कंसिस्टेंट, बदलना। डायनामिक मतलब जो ऐसा है जो कभी भी क्या? स्टैटिक नहीं होता, कंसिस्टेंट बदलता है। नेक्स्ट क्या? अनसर्टेन। नेक्स्ट क्या? अनसर्टेन। सिंपल। तो आप लोगों ने आंसर तो ढूंढ ही लिया है, आप लोगों ने आंसर तो क्या ढूंढ ही लिया है, सिंपल। यस, आप लोगों ने ये आंसर सही मायने में गैस कर लिया होगा, एंड आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? आंसर बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? सी, डायनामिक नेचर। भाई बिजनेस के एनवायरनमेंट का बदलना तय है,
और आप और हम या तो दुनिया की कोई भी ताकत इस बदलाव को रोक नहीं सकती है। दैट इज द रीजन इसे हम अनकंट्रोलेबल कहते हैं। दैट इज द रीजन हम इसे क्या, फोर्स कहते हैं। हाँ, समझिए इस बात को, बहुत जरूरी है। क्या एन बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि चेंज बिफोर चेंज वांट्स यू टू चेंज, अदरवाइज चेंज विल सी दैट थिंग यू आर चेंज्ड। अरे सर क्या बोल गए सर, हम तो कुछ समझे ही नहीं है। फिर से एक बार समझाते हैं। कहते हैं कि बदलाव के पहले बदल जाओ। वन मोर टाइम, बदलाव के पहले क्या, बदल जाओ, नहीं तो बदलाव आपको वहीं छोड़ के आगे निकल जाएगा। यही सबसे बढ़िया क्या कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली बदलता है, इसीलिए वो क्या है, सिंपल डायनामिक है। वो डायनामिक है, वो बदलता है, इसीलिए क्या, वो अनसर्टेन है। एंड वो अनसर्टेन है ना बच्चे लोग, इसीलिए क्या, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स है, कब कौन सी चीज कहां कैसे बदले पता ही नहीं होता। हाँ, अगर हमें पता होता तो हम क्या, ये कोरोना वायरस को फैलने नहीं देते। बट देन व्हाट, कहां से कौन आया पता ही नहीं चला। कॉम्पिटिटर्स को हम मार्केट में आने से नहीं रोक सकते। ये क्या है, इट्स एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। अनअवॉइडेबल व्हाट, सिचुएशन। बस इसी को कहते हैं क्या, डायनामिक नेचर ऑफ व्हाट, क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कंसिस्टेंटली बदलता है बच्चों, ये कंसिस्टेंटली क्या बदलता है, सिंपल। चलिए आपके सामने फोर्थ एमसीक्यू पढ़ते हैं, मेरे साथ सब लोग रीड करेंगे प्लीज। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू परफॉर्म अ फिजिबिलिटी स्टडी फॉर अ न्यू बिजनेस और वेंचर। सर सब भारी भारी शब्द प्रयोग कर रहे हैं लोग। हाँ पर दैट्स ओके, हम प्रोफेशनल बन रहे हैं ना, तो भारी शब्द प्रयोग से घबराना नहीं। शुरू करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब अटेनेबिलिटी स्टडी, और एक वर्ड ले लेते हैं, मतलब अचीवेबिलिटी क्या स्टडी। ओ सर पहले वाला नॉर्मल था, आपके वर्ड तो और डिफिकल्ट है। हम सिंपल कहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये देखते हो ना कि प्रोजेक्ट शुरू होकर सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं। हाँ, तो प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे और हम सक्सेसफुल भी कर सकते हैं। ये स्टडी प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले जो करते हैं उसे बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब क्या ये प्रोजेक्ट सही मायनों में लॉन्ग टर्म चलेगा, क्या ये प्रोजेक्ट सही मायनों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा रिटर्न्स देगा, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट को क्या लेके डूब जाएगा, क्या ये प्रोजेक्ट क्या लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ये सारी चीजें फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं। एंड ये जो स्टडी है इसे कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। अब इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्या क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। Why it is important for an entrepreneur to perform a feasibility study for a new business venture? New business what? Venture. मतलब नया बिजनेस शुरू करने से पहले एंटरप्रेन्योर क्यों फिजिबिलिटी स्टडी करता है या करते हैं। एंड चार ऑप्शन आपके सामने देखिए। टू असेस the capability of potential suppliers and ranks of what suppliers. I don't think this can be the answer, but let's move on. हम पहले क्या सीधे conclusion पर नहीं आते। To identify tax efficient rate of paying their owners and what employees. Before you start business, you want to pay. Believe me, that is not the thinking of entrepreneur. That's not the thinking of what entrepreneur. That means B, I feel cannot be the option. Third option है C, to assess commercial and financial viability of unavoidable what ventures. Unavoidable what venture. ये हो सकता है। एंड डी ऑप्शन देखिए तो कहते हैं टू आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजिंग फाइनेंस एंड सिलेक्ट एक्टिव सोर्स ऑफ फंड। बट ये क्वेश्चन थर्ड टाइप का एमसीक्यू है जिसमें ए और बी कते ही ऑप्शन नहीं हो सकते, बट सी और डी दोनों सेम लगते हैं। बट सी देखिए, सी ज्यादा बेहतर है, सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों, वो देखिए, सी to assess what commercial and financial viability of unavoidable ventures means ऐसे वेंचर जो हम कर रहे हैं उस वेंचर में ये देखना पड़ेगा कि ये सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। मतलब हम बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस को नापते हैं, परखते हैं,
हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, हम डेटा जनरेट करते हैं और उस डेटा से हम कंक्लूजन पे आते हैं कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंक्लूजन कब हो सकता है? जब हम फिजिबिलिटी स्टडी करें। तो डी ऑप्शन भी सही है सर, कि इतना पैसा लगाना हमें पता होना चाहिए। बट सोचिए, बिजनेस ये सिर्फ पैसा लगाने का काम नहीं है। इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग मनी, यू इन्वेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन बिजनेस। सर अब सर ज्यादा हो रहा है, सर कंफ्यूजन हो रहा है, इसी के सिंपल। चलिए एकदम आसान कर देते हैं। मुझे बताइए, आप बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाते हैं ना? हम बिजनेस में सारे टाइप के रिसोर्सेज लगाते हैं ना। आप रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, नॉर्मली 4 टाइप होता है, मैन, मशीन, मटीरियल, मनी। यो वन मोर टाइम, ध्यान दो, ये तो राइमिंग है, बस ध्यान दो। क्या 4 टाइप के क्या रिसोर्स होते हैं? मैन, मशीन, मटीरियल और व्हाट? मनी। हम सिर्फ पैसा नहीं लगाते, हम बाकी के 3 रिसोर्स भी क्या इन्वेस्ट करते हैं। तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे जो डी ऑप्शन में लिखा है, then it is considered as what? Not logical. Then it is considered as what? Not logical. तो C ऑप्शन ज्यादा बड़ा है, C ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो C ऑप्शन ज्यादा लॉजिकल है। सो हम यहां पे क्या ऑप्शन C को सिलेक्ट करेंगे, एंड दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। सी, करीबन 15 मिनट से आपके साथ चीजें डिस्कस कर रहे हैं और सिर्फ 4 MCQs हुए हैं। बच्चों, ऐसा कहते हैं कि जब हम ट्रेनिंग में ज्यादा मेहनत करते हैं तो फाइनल क्या रेस में कम मेहनत करनी पड़ती है। बस आपके साथ यही चीज को हम क्या साकार करने वाले हैं। प्रोविंग्स CS का एक और सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आप और हम साथ में क्या आपको प्रोफेशनल बनाएं, आपको डिग्री होल्डर बनाए, तो आप अपना मुकाम क्या पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या रख सके। दैट इज द इंटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कंपेयर्ड टू एस्टैब्लिश्ड लार्ज कॉर्पोरेशंस, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप और एंटरप्राइजेस हैव ऑल द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट मतलब उन्होंने नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। भाई सारे फीचर्स है, कौन सा नहीं है, बट सर ये फीचर्स कौन से है? तो कहते हैं जब हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो सारे पॉइंट्स है, बट ऐसा पॉइंट जो एडवांटेज किसको नहीं है, स्मॉल वालों को नहीं है, वो ढूंढो। चलिए रीड करते हैं। इज इन कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, बड़ी कंपनियां की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। क्यों? इनकी कॉस्टिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। बट कंपैरिजन वाइज देखिए, बड़ी कंपनी में कॉस्टिंग डिफिकल्ट होती है, तो छोटी कंपनी में कॉस्टिंग बहुत आसान होती है। क्यों? कॉस्टिंग इसीलिए आसान होती है क्योंकि उनके पास क्या कम से कम रिसोर्सेज से काम करना होता है। They need to start working with what? Minimal resources. So costing will be very easy. Second, suitability to customize the production. Yes, ये तो एडवांटेज है। लार्ज कंपनी को अपने कस्टमर के हिसाब से, इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से चेंजेस लाने हो तो वो नहीं ला सकते। क्यों? उनके कस्टमर्स हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं। बट क्या एक छोटा सा क्या मैकेनिक वो अपने कस्टमर के हिसाब से, वो अपने क्या पर्सन के हिसाब से चेंजेस कर सकता है। से फॉर एग्जांपल हम Amazon से कोई भी चीज मंगा सकते हैं, बराबर है ना। बट देन व्हाट मिनिमल अमाउंट होता है उसमें, वो आपको क्या 50 रुपए 20 रुपए की चीज क्या तुरंत नहीं भेजेंगे, अगर आप समझे तो। बट हमारे बिल्डिंग के या तो हमारे घर के आजू बाजू में जो प्रोविजन स्टोर होते हैं ना, हम वहां से सिर्फ क्या एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट भी फोन करके मंगवा सकते हैं। तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज हुआ। बट हमें ढूंढना क्या है जो एडवांटेज नहीं होता, किसे? छोटे ऑर्गेनाइजेशन को, किसके कंपैरिजन में? बड़े ऑर्गेनाइजेशन के क्या कंपेयर में। हाँ, आई होप जा रहा है सब लोगों को। थर्ड पॉइंट, अडेप्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। यस, हम छोटे बिजनेस को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और हम एनवायरमेंट के बदलाव के साथ इजीली एडजस्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट मिनिमल है, हमारे लोग मिनिमल होते हैं, तो कम तकलीफ में हम ज्यादा इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। डी ऑप्शन देखिए आपके सामने, वो कहते हैं ईज ऑफ एक्सेस टू मैनेजरियल टैलेंट। ये
सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है किसकी? ये डिसएडवांटेज है छोटे बिजनेसेस की। क्यों? क्यों भाई? हमारे पास मैनेजमेंट का टैलेंट ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि छोटे बिजनेसेस में कैपिटल बहुत छोटा होता है, तो रिसोर्सेज की ऑलवेज स्कैर्सिटी होती है। तो मैनेजमेंट का टैलेंट लाने के लिए मुझे क्या क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स चाहिए, और ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बहुत ही महंगे होते हैं। इन्हें कौन अफोर्ड कर सकता है? उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियां अफोर्ड कर सकती है। तो छोटे बिजनेसमैन को ये टैलेंट क्या मुश्किल से मिलता है, या तो मैं कहूं तो नहीं मिलता। तो हम जो आंसर ढूंढ रहे थे ये वो आंसर है। इसे कहते हैं क्या? एक्सेप्ट। मतलब ये एक डिसएडवांटेज है किसका? स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इन कंपेयर्ड विद व्हाट? इन कंपेयर्ड विद व्हाट? द बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आपके सामने। हाँ, थोड़ा बड़ा क्या लेंथ में, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। One of the main reason why entrepreneurs prefer to buy a franchisee instead of starting one's own business. क्वेश्चन ये कहता है कि भाई बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जब कोई अपना बिजनेस करने की सोचता है तो वो खुद अपना बिजनेस शुरू करता है, या तो फ्रेंचाइजी मॉडल को एक्सेप्ट करता है। मींस फ्रेंचाइजी क्यों करता है, अपना बिजनेस क्यों नहीं करता? हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बट देन व्हाट? पहले मैं आपको ये समझा दूं फ्रेंचाइजिंग बिजनेस होता क्या है। नाम से शुरू करता हूं, दैट इज एग्जांपल से शुरू करता हूं। मैकडी, जिसे हम मैकडोनाल्ड्स कहते हैं, वो कहते हैं ना आई एम लविंग इट। हाँ, नो डाउट वी आर व्हाट? लविंग इट। बट मैकडी वाला खुद यहां आके हमें बर्गर क्या परोसता नहीं है। कोई इंडियन पर्सन ने मैकडी की फ्रेंचाइजी ली होती है। सिंपल। सेम सेकंड एग्जांपल केएफसी, अगर आप समझे तो सिंपल, केएफसी वाला खुद थोड़ी यहां पे आके बर्गर्स बनाएगा ना, वो यहां पे फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो सवाल ये है कि खुद का बिजनेस शुरू करे या फ्रेंचाइजी ले, तो लोग फ्रेंचाइजी ऑप्शन को ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं, वो ढूंढना है। करेक्ट, वो क्या ढूंढना है। और आगे देखिए क्या, ऑप्शन ए, success rate of franchisee owned business is significantly greater than what? Success rate of non franchisee owned businesses. हाँ, ये आंसर हो सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले बी, सी और डी तीनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी ऑप्शन, there are no fixed costs to be paid by franchisee to the franchisor every month or every year. This is wrong. When मैं किसी के क्या किसी का आइडिया, किसी की मेथड, किसी की प्रोसेस को फ्रेंचाइजी के नाम पे लूंगा, तो वो कमर्शियल काम करने बैठे हैं, वो कोई दान धर्म करने नहीं बैठे। तो क्या करेंगे? एवरी मंथ हमें उनको एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वी आर द फ्रेंचाइजी, दे आर द फ्रेंचाइजर, हमें उनको कुछ फिक्स अमाउंट पे करना ही होता है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी देना होता है एवरी मंथ। सो बी ऑप्शन इज व्हाट? स्क्रैप, देयर इज नो बी ऑप्शन। सी देखिए, फीस पेड बाय द फ्रेंचाइजी टू द फ्रेंचाइजर at the time of what starting up are very low. No, they take huge amount of funds from what? The person who wants to take the franchisee. हाँ, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेनी है तो बहुत ज्यादा पैसे क्या देने पड़ते हैं, एज व्हाट? फ्रेंचाइजी डिपॉजिट्स और व्हाट? अदर वे अराउंड। सिंपल। सो सी ऑप्शन भी नहीं है। डी ऑप्शन, देयर इज एन अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम in choosing the time and ease of franchisee what? Operation. There is an unrestricted freedom in choosing the time and ease of what? Franchisee what? Operation. ये unrestricted time नहीं होता. You need to work according to their methods. According to their what? Methods. So B, C और D ये तीनों ऑप्शन अगर क्या सुटेबल नहीं रखते, तो ऑप्शन बच गया हमारे पास क्या? A। हाँ, कहते हैं मैं मेरा खुद का बिजनेस शुरू करूं और फिर मार्केट में पॉपुलर हो जाऊं, मेरे नए प्रोडक्ट की ब्रांड बन जाए, लोग ब्रांड को पहचानने लगे और फिर मुझे प्रॉफिट होने लगे। आप बताइए इसमें कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ, सही है ना, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूं? रादर मी स्टार्टिंग विथ माई ओन बिजनेस, माई ओन ब्रांड, माई ओन व्हाट? आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करूं, उससे अच्छा I immediately start what? Known person's brand, known products brand, and उसी को आगे बढ़ाओ, तो क्या सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सक्सेस होने के चांसेस क्या ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन अवेलेबल हियर।
Option A is the right option available. What here? That is what the most important part. पर आप लोग पूछोगे सर ये हर एक एमसीक्यू के पूछे इतना सोचना पड़ेगा? हाँ, बट देन जब आप अपने आप से बात करके एग्जाम में ये सब चीजें क्या करोगे तो थिंग्स बिकम्स फास्टर. वहां आपको किसी को समझाना नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स है, आपको ये तीनों चीज अप्लाई करके फाइनली कंक्लूड करना है. एंड ये प्रोसेस को हर एक एमसीक्यू के लिए क्या एप्लीकेबल रखना पड़ेगा, एप्लीकेबल क्या रखना पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. द फैक्टर्स और एलिमेंट्स इन अ फर्म्स इमीडिएट एनवायरनमेंट which affects its performance and decision making constitutes what question समझिए. कहते हैं द फैक्टर्स और एलिमेंट इन द फर्म इमीडिएट एनवायरनमेंट which affects its performance and decision making. भाई ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में क्या अफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स इमीडिएट एनवायरनमेंट में कौन से होते हैं, इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या कौन से होते हैं. तो पहले तो ये समझना पड़ेगा बच्चे लोग, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या चार ऑप्शन तो है ही हमारे पास, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एंड माइक्रो. एक्सटर्नल एंड व्हाट, माइक्रो. बट ये इमीडिएट एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, दैट has to be understood very seriously, that has to be what understood what very we need to understand that thing what very seriously. पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को ही ढंग से समझ लेते हैं. चलिए आपके सामने लेके आता हूं बिजनेस एनवायरनमेंट. Business environment is of what? Two types. One is internal, other is what? External. One is what? Internal, other is what? External. आपके स्क्रीन पे देखिए साथ में चलते जा रहा है ध्यान से. External environment classified further into what? Two part. इसे कहते हैं क्या? Micro environment and macro environment. Micro and what? Macro. अब ध्यान से ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसे इमीडिएट एनवायरनमेंट कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? इमीडिएट एनवायरनमेंट. थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके सामने ले आऊं तो देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी हियर मींस बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ एन व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक्सप्लेनेशन तो बहुत क्लियर हो गई सर. ये इमीडिएट एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है माइक्रो एनवायरनमेंट, या आप वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं, सिंपल. इन कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑन रेगुलर एंड डायरेक्ट बेसिस. मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया. मतलब क्या? हमें हमारा आंसर क्या मिल गया सर? इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट. और अब आपके सामने आपका एमसीक्यू वापस ले आते देखिए. ये क्वेश्चन क्या कहता है? इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस के सारे डिसीजन को अफेक्ट करेगा? अफेक्ट क्या करेगा? तो आपके सामने देख लीजिए, एकदम सिंपल है, चार ऑप्शन है. और अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि राइट ऑप्शन कौन सा है. राइट ऑप्शन आपके सामने क्या है? इज डी, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो व्हाट? एनवायरनमेंट. क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम इमीडिएट एनवायरनमेंट है जो हमें रेगुलरली अफेक्ट करता है. किस चीज में? डिसीजन लेने में. डिसीजन क्या लेने. चलिए आगे बढ़ते हैं. एथ क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल. कंपनसेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अक्वायर लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग मेट्रो रेल इन अ सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट. पहले तो क्वेश्चन समझिए. भाई गवर्नमेंट को मेट्रो कंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए गवर्नमेंट हमारी जमीन हमसे लेना चाहती है. तो हमसे जब कोई हमारी जमीन लेगा तो सामने पैसे भी तो देगा, बराबर है ना. और अगर पैसे नहीं दिए तो हम क्या करते हैं? हम उनके ऊपर केस कर देते हैं. सही है. अगर समझिए कोई हमसे जमीन लेने की बात करता है और पूरी पेमेंट कंसिडरेशन ना करे तो हम क्या करते हैं? उन पे सीधा केस ठोक देते हैं, बराबर है. अब ये केस ठोकना मतलब ये तो लीगल बात हो गई. बस यही तो पॉइंट है. देखिए मतलब गवर्नमेंट मेट्रो रेल बांधने के लिए हमसे क्या लेती है? जमीन लेती है. लेकिन वो जमीन लेने के बाद पैसे तो देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है. हाँ, ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है. पहला पॉलिटिकल, दूसरा टेक्नोलॉजिकल, तीसरा सोशल, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आंसर आपके पास है, और ये क्या? लीगल एनवायरनमेंट. मतलब गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करे, गवर्नमेंट का हक है.
गवर्नमेंट का हक है, बट सामने जमीन की जो भी आज की क्या वैल्यू है वो मतलब वो क्या लैंड ओनर को मिलनी ही चाहिए. दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट द लीगल व्हाट एनवायरनमेंट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट लीगल व्हाट एनवायरनमेंट. Ninth question. By providing employment opportunities to the disadvantaged section of society, an organization fulfill its what? Fulfill is what? मतलब जब कोई organization डिसएडवांटेज्ड सेक्शन मींस जिनको नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ना डिफरेंटली एबल्ड पीपल, मींस जिनकी आंखें नहीं है, जो फिजिकली शायद हैंडीकैप्ड है. हाँ, तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को, ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या जॉब दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, उनको अपने पैरों पे खड़े रहने की शक्ति दे, वो स्वमान से अपना सर उठा के पूरी दुनिया के सामने क्या खड़े रह सके, ये क्या सपोर्ट दे, इसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने और आप लोग सही चूज करेंगे, ये मुझे आप पे 100% कॉन्फिडेंस है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव. दूसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तीसरा ग्रोथ एंड फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. बी, सी और डी आपने इमीडिएटली स्क्रैप कर दिए हैं, ये हमें पता है. आंसर क्या है? आंसर सोशल ऑब्जेक्टिव है. अगर और थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊं तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंपल मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स पास ऑन नहीं करते, देन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आजकल के जमाने में लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते. दीज आर कंसिडर्ड एज व्हाट? गुड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे आर नॉट फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या करना चाहिए आप लोग बताइए? व्हाट वी शुड डू? वी शुड डू वन थिंग. Being an organization head or entrepreneur और बिजनेसमैन, हमें सोसाइटी के बेनिफिट्स को भी हमारे ध्यान में रखना चाहिए, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. या तो क्या द कॉन्सेप्ट इज व्हाट? द कॉर्पोरेट सोशल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं CSR. बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज. चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ. 10th क्वेश्चन आपके सामने. इंस्टीट्यूट ने एक मस्त केस स्टडी प्रिपेयर करके दिया है. मतलब इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के ना आए, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है. आपको आपकी थ्योरी की जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है उसको इस केस स्टडी में अप्लाई करनी होगी. हाँ, बिलीव मी, जो CS इंस्टीट्यूट अभी कर रहा है दैट इज काबिल तारीफ. इट इज द मोस्ट अप्रिशिएबल अप्रिशिएबल एस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग का चांस दे रहे हैं. दे वांट यू डोंट जस्ट थिंक फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अब तक एग्जाम में क्या किया आप लोगों ने? हम क्या करते हैं एग्जाम में? व्हाट वी डू? वी रॉटोफाई एवरीथिंग. मतलब समझा मालूम नहीं समझा मालूम नहीं, पर जैसे ही एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखा हम क्या करते हैं? बूम, सब कुछ पलट के रख देते हैं. बट समझ के हिसाब से लिखो, वो हमारे पोर्शन में नहीं है. अरे समझा? अरे वो हमको टीचर ने नहीं सिखाया है, टीचर ने कहा ये लिखना है तो हम ये लिखते हैं. पर प्रोफेशनल एग्जाम में बच्चों ऐसा नहीं होता है. हाँ, प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है. अगर समझ सही नहीं होगी तो सही आंसर चूज ही नहीं कर पाओगे. इसीलिए केस स्टडी दिया है, एंड बहुत ही बढ़िया स्टेप इंस्टीट्यूट का, काबिल तारीफ. लेट्स रीड द केस स्टडी. मिस्टर सूरज, a budding first generation entrepreneur. Budding means what? A bubbling, energetic, क्या आगे बढ़ने की सोच और क्या पैशन लेके जो entrepreneur है, इनका नाम क्या है? सूरज. Had an innovative idea of business. इनके पास बिजनेस का बहुत बढ़िया आइडिया है. वेरी गुड. He narrated that business idea to his family. अब भाई पहले तो फैमिली से ही बात करेंगे. हाय, तो सूरज भाई साहब ने क्या किया? वो दौड़ के अपनी फैमिली के पास पहुंच गए और उनसे क्या कहा? ओ फैमिली वालों, मेरे परिवार वालों, मेरे पास बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा आइडिया है और बहुत ही बेहतर आइडिया है. अरे सुनिए तो क्या फैमिली वाले बैठ गए सामने. हाँ, आगे पढ़िए. फैमिली हु नीदर लाइक्ड द आइडिया नॉर ऑफर्ड हिम इमोशनल सपोर्ट. मतलब फैमिली वालों को आइडिया अच्छा नहीं लगा,
नहीं लगा, हाँ तो ना बोल देते, बट इमोशनल सपोर्ट तो देना चाहिए। दोनों नहीं किया। आइडिया नहीं अच्छा लगा तो इमोशनल सपोर्ट भी नहीं। मतलब अगर ये तो ऐसा हो गया कि हम किसी के पास जाके कहते कि मेरे पास बहुत बढ़िया बिजनेस का आइडिया है, हाँ हमने कहा क्या है, तो उसने कहा ये आइडिया है, हम क्या कहते हैं बकवास आइडिया है। ऐसे वाहियात आइडिया लेके आप हमारे पास दूसरी बार मत आना, प्लीज गेट लॉस्ट। तो सामने वाले के दिल पे क्या क्या गुजरेगी, अरे चक्कू छुरिया चल जाएगी। बट देन व्हाट, सूरज की फैमिली वालों ने सूरज के साथ यही किया। बट सोचिए सूरज ने फैमिली वालों को आइडिया क्यों बताया होगा? दो रीजन की वजह से। एक तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए था और दूसरा इनिशियल कैपिटल चाहिए होगा। हाँ सी सूरज भाई साहब बिजनेसमैन है, बाकी तो उनको लोन कौन देगा? अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, मतलब आइडिया है पैसा नहीं है। तो इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सूरज ने क्या पेरेंट्स से अपनी फैमिली से बात की होगी और आइडिया रिजेक्ट हो गया। अब आगे देखिए व्हाट वाज द बॉटलनेक इन सूरज's बिजनेस वेंचर। ये सूरज के बिजनेस वेंचर में सबसे बड़ा रुकावट कौन सी थी? और ये चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन लैक ऑफ सपोर्टिव बिजनेस नेटवर्क, दूसरा लो मोरल ऑफ सूरज, ये तो गलत है, सूरज का मोरल तो जबरदस्त था। वो कहते क्या बडिंग मतलब ही इज व्हाट एनर्जेटिक, क्या एंटरप्रेन्योर। थर्ड लैक ऑफ मनी भी था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड व्हाट लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, वो तो है ही, हमें दिख गया। बट प्रॉब्लम सी बिजनेसमैन फैमिली सपोर्ट हो तो ही बिजनेस कर सकते हैं ना। हमारे धीरूभाई अंबानी सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटिवेशनल क्या लाइफ। हाँ अगर इनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़े तो आप समझेंगे पूरा घर अगेंस्ट, फिर भी भाई साहब क्या सक्सेसफुल हो गए। रिलायंस इंडस्ट्री की क्या स्थापना कर दी एंड उसको क्या जीरो से लेके क्या आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। बचा फैमिली का सपोर्ट था, शुरू किया तब नहीं था। हाँ शुरू किया तब कुछ भी नहीं था। अगर मैं फैमिली के सपोर्ट के ऊपर बैठा रहूं तो धंधा कर ही नहीं सकता। हाँ मतलब वो सपोर्ट करे या ना करे, मुझे बिजनेस करना है, ये सोच है। मतलब फैमिली सपोर्ट ऑप्शन कौन, लैक ऑफ मनी सी, आइडिया होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पैसा अरेंज करना पड़ता है, कहां से? नेटवर्क से। तो लैक ऑफ मनी दैट इज आल्सो नॉट द क्या ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आल्सो गॉन। लो मोरल ऑफ सूरज, ये भी गलत है। तो बचा क्या? बचा एक ही कि क्या सूरज के पास सपोर्टिव बिजनेस नेटवर्क नहीं था। अगर सूरज के पास सपोर्टिव बिजनेस नेटवर्क होता, उनकी जैसी सोच वाले लोग होते जो क्या क्या एकदम कंसिस्टेंट परिश्रम करके बेस्ट बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल समझिए, बिजनेस करना ये बच्चों का खेल नहीं। हाँ बिजनेस करने में हजारों मुश्किलियां क्या आती है, हजारों एडवर्सिटीज को क्या फेस करना पड़ता है, एंड उस सबको पार करके जीत के जो बंदा क्या आगे बढ़ता है उसे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर व्हाट कहते हैं? दो तीन मुश्किलें आई और क्या बिजनेस बंद कर दिया। ऐसे लोग कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते, ऐसे लोग कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। जिनके क्या हृदय में जीतने का जुनून होना, वही बंदा बिजनेसमैन बन सकता है, वही बंदा क्या कुछ पा सकता है। मतलब सूरज के पास वो पैशन है बट वो क्या सपोर्टिव नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं है बच्चों तो आप लोग भी समझते हैं क्या ही इज रिस्ट्रिक्टेड एंड ही कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस, ही कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस। तो आंसर क्या होना चाहिए? लैक ऑफ सपोर्टिव व्हाट बिजनेस नेटवर्क, लैक ऑफ सपोर्टिव व्हाट बिजनेस व्हाट नेटवर्क। एंड टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद let us understand the last one. Let us understand the last one, and again it is a case study. It's a finest attitude of institute to make you understand the real questions. Real what questions? Read the question. For a consumer products company, Miss Sheila is designing a number of advertising posters to reach a target audience in a new international market. मतलब हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट प्लान कर रहे हैं एंड उस एडवर्टाइजमेंट को हम इंटरनेशनल मार्केट में दिखाने वाले हैं। अब शी इज वर्किंग हार्ड टू एंश्योर दैट द एडवर्टाइजिंग मैसेज इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय एवरी नेशन कंज्यूमर। मतलब जहां जहां ये प्रोडक्ट जाए, जहां जहां ये एडवर्टाइजमेंट जाए, सबको एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट की काबिलियत समझ में आए। बट शी डज नॉट वांट टू क्या समवन गेट्स ऑफेंडेड बाय इट। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए।
Simple. She is working hard to ensure that the advertising message is clearly understood by all the nation's consumers and does not offend anyone. Ab, which of the factors of the business environment is influencing what, Miss Sheila? इन चार ऑप्शन है आपके सामने. कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन व्हाट सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, देन व्हाट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. अगर क्वेश्चन ध्यान से आप समझेंगे तो एडवर्टीजमेंट के पोस्टर का मैसेज हर एक कंज्यूमर को इंटरनेशनल मार्केट में बखूबी जाए, ये इंटेंशन है. बट साथ में ये नहीं चाहते कि कोई भी कस्टमर इस एडवर्टीजमेंट से क्या दुखी हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, मींस वो आहत हो. इस थिंकिंग को समझना मतलब सोसाइटीज की कंज्यूमर्स की वैल्यूज को समझना, सोसाइटी की कंज्यूमर्स की वैल्यूज को समझना. एंड इसीलिए चारों ऑप्शन में से बेस्ट सूटेड कौन सा है आपने समझ लिया है, हम सिंसियरली जानते हैं, पर देख लेते हैं. सिंपल, पहला ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कतई ही नहीं हो सकता. दूसरा सोशल एनवायरनमेंट, यस ये आंसर है, बट बाकी के दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं ध्यान से. थर्ड लीगल एनवायरनमेंट, लास्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. लास्ट इज व्हाट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हियर इज व्हाट? इज सोशल एनवायरनमेंट. मिस शीला क्या ध्यान से पढ़ रही है, समझ रही है, ध्यान से क्या उस पे काम कर रही है. किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे. Someone should not get offended. Someone should not get what? Offended with this. That is the intention of Miss Sheila. Simple. बच्चों बस इसी के साथ अगस्त 2020 के जितने भी क्वेश्चंस बिजनेस एनवायरनमेंट दैट इज पेपर 3 पार्ट बी में थे आपके सामने रखे हैं, समझाने की कोशिश की है. बस आप लोग सही मायने में ढंग से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आगे बढ़िए. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज.